दोस्तों, आप चाहे जो भी धर्म से हो, अगर आप सच्चा हिंदुस्तानी है तो आज के वीडियो आपके लिए। मैं हूं वरुण और आप देख रहे हैं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एंटरटेनमेंट टीवी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूसीसी के बारे में, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोस्तों, आज हम आपको ये नहीं बताएंगे कि इसकी ज़रूरत है या नहीं, बल्कि पूरा वीडियो देखने के बाद ये आपको तय करना पड़ेगा कि यूसीसी की सच में ज़रूरत है या नहीं। दोस्तों, यूसीसी समझने से पहले धर्म से जुड़ा हुआ जो परंपरा था, ऐसा दो एग्जाम्पल हम आपके सामने रखना चाहते हैं। एक जिसको हम सोर्तीपोता कहते थे, उसमें क्या होता था, पति मरने के बाद पत्नी को उसकी चिता में जिंदा जला दिया जाता था। अब जरा एक बार सोच के देखिए, अगर ये चीज आज की डेट में भी अगर होता तो क्या सच में पॉसिबल है इसको सहना? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ही नहीं है। अब आते हैं और भी एक एग्जाम्पल लेके। 1979 में पाकिस्तान में जब जियाउल हक सत्ता में आए थे, तब उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक कानून लागू किया था जिसको हुदूद लॉ कहते हैं। इसका एक पन्ने को थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। हुदूद लॉ में अगर किसी महिला की रेप हो गया, अगर उन्होंने कंप्लेन किया, तो इसको साबित करने के लिए उसको 4 गवाह की जरूरत पड़ता है। अगर वो गवाह नहीं मिला तो इसको साबित करना बहुत मुश्किल था। लेकिन अगर ये साबित हो गया कि उन्होंने सच में वो कोई गैर मर्द के साथ उसका दैहिक संबंध बने थे, लेकिन ये साबित नहीं हुआ कि वो रेप था, तब ये माना जाता था कि उसका सहमति से ऐसा हुआ है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ में इसको जीना कहते हैं। और जीना का जो सजा है वो बहुत ही दर्दनाक है। उसका सजा ऐसा है कि पत्थर मार मार के उसका हत्या कर देना। ये भी जरा आप सोच के देखिए, आज की डेट में अगर ऐसा होता तो क्या सच में पॉसिबल है ये देखना? ये भी मेरे ख्याल से बिल्कुल नामुमकिन है। मोटे मोटे तौर पे ये हम कह सकते हैं कि हमारा जो भी धर्म की परंपरा है, जरूरत पड़ने पर इसको बंद भी किया जा सकता है, इसको बदलाव भी किया जा सकता है, इसको कुछ सुधार भी सकते हैं। दोस्तों, ये जो 2 एग्जाम्पल है, इसके साथ सिविल का कोई संबंध नहीं है। इसको हम आपके सामने इसीलिए लेकर आए कि हमारा धर्म के अंदर जो परंपरा है, समय के साथ साथ इसको सुधारना अच्छे के लिए होता है। अब आते हैं असली मुद्दे पे, जो है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये क्या है? मतलब सिविल के मामले में सबके लिए एक जैसा कानून। जैसे आज आप क्रिमिनल के पार्ट देखेंगे तो इंडिया में जो भी धर्म के लोग रहते हैं, क्रिमिनल के पार्ट में सबके लिए एक जैसा कानून। ऐसा ही सिविल के मामले में भी ऐसा होना चाहिए। तो इस सिविल का मामला क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मोटे मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि आपका अगेंस्ट में कोई पुलिस कंप्लेन हुआ है, लेकिन आपका घर में ना तो कोई पुलिस आई है आपको अरेस्ट करने के लिए, ना तो कोई पुलिस आई है आपको पूछताछ करने के लिए। सिर्फ कोर्ट की तरफ से आपके पास एक नोटिस आया है। उसमें ऐसा लिखा है कि फलाना व्यक्ति ने आपके ऊपर एक कंप्लेन किया है, आप उस दिन कोर्ट पे आइए और आपको जो भी कुछ कहना है आप कोर्ट में आके कह सकते हैं। आप ये समझ लीजिए, इसी टाइप का जो भी मामला बनता है ये सब सिविल में आते हैं। अगर हमें एग्जाम्पल की तरफ पे देखा जाए, जो भी डिवोर्स का केस है ये सभी सिविल में आते हैं। डिवोर्स के बाद जो कॉम्पेंसेशन की बात होता है ये सिविल में आते हैं। जमीन को बंटवारा को लेकर जो भी कानून हमारे देश में है ये सिविल में आते हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को आज की डेट में लोग क्यों इसकी जरूरत को महसूस कर रहे हैं? इसीलिए महसूस कर रहे हैं कि आज अगर किसी भी हाई कोर्ट में जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, ऐसा बहुत सारा मामला पड़ा हुआ है जो सॉल्यूशन इसीलिए नहीं हो पा रहा है कि वो जो मामला है उसका जो फंडामेंटल राइट्स कुछ और कहते हैं और उसका धर्म का जो पर्सनल लॉ है वो कुछ और कह रहे हैं। इसलिए ये मामला सॉल्यूशन करना बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। अगर ये एक जैसा होता तो सभी मामला बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन करने में बहुत आसान हो जाता। दोस्तों, इसको और भी गहराई से समझने के लिए आज हम आपको गोवा लेके चलते हैं। आप शायद नाम तो सुना ही होगा, बहुत सारा लोग ऐसा है जो ऑलरेडी घूम के आए हैं। भारत में इस वक्त एक ही राज्य है जहां पर ऑलरेडी यूसीसी अप्लाई हो चुका है। अगर आप गोवा की बात करेंगे, गोवा के अगर फिगर को देखेंगे तो आपको एक अलग सा नज़र आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिया में जितना सारा स्टेट है,
आज के डेट में जो पर कैपिटा इनकम जो है वो गोवा में सबसे ज़्यादा है, लगभग 4,72,000, 4,72,000। इसका मतलब क्या हुआ, एक छोटा सा फैमिली जिसके घर में 3 लोग रहते हैं, तो स्कूल मिला के उसका सालाना रोजगार है लगभग 12 से 15 लाख रुपया। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यूसीसी के साथ ये रोजगार का क्या संबंध है। जी हाँ दोस्तों, इसका रोजगार के साथ संबंध है, वो मैं कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि ये रोजगार के पीछे और भी बहुत सारा वजह है, लेकिन फिर भी इसीलिए यूसीसी महत्वपूर्ण है। वहाँ पर लोग जी जान लगा के पढ़ाई भी करते हैं, खुल के काम भी करते हैं, जिसके अंदर जो भी काबिलियत है, कोई धर्म की कोई पाबंदी नहीं है, सबके लिए कानून एक जैसा है। इसीलिए काम करने में भी उसका कोई पाबंदी नहीं है, इसीलिए वो बहुत आगे निकल चुके हैं। भारत की और जो ज़्यादा स्टेट है, जो भी स्टेट है, सबसे आगे। दोस्तों, हम तो यही मानते हैं कि धर्म की किसी भी परंपरा को सुधारने के बाद अगर वो समाज के लिए अच्छा है तो ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि संविधान में हमारा जो फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, उसके हिसाब से किसी भी धर्म का जो पर्सनल लॉ होता है उसमें सुधार नहीं की जा सकती। तो आइए ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी है, आपको बहुत ध्यान से देखना भी पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 के बारे में। आर्टिकल 25 गिव्स एवरी पर्सन द राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइन एंड द राइट टू फ्रीली प्रोसेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजियन। एंड आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो आइए इसको बहुत ध्यान से एक बार समझ लेते हैं। आर्टिकल 25 जो कह रहे हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइन, इसका मतलब है मन की बात सुनना। अगर आप एक नास्तिक हो तो फिर भी आप अपने हिसाब से जिंदगी गुजारने के अधिकार आपका है। इसमें यह भी कहा गया राइट टू प्रोसेस, राइट टू प्रैक्टिस एंड राइट टू प्रोपोगेट। राइट टू प्रोसेस का मतलब होता है आप चाहे तो एक नया धर्म की शुरुआत भी कर सकते हैं। राइट टू प्रैक्टिस का मतलब है धर्म के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है, जो भी इसका परंपरा है, आप उसको मान के चल सकते हैं, चलने की अधिकार है आपका। और आपको और भी एक अधिकार दी गई है, वो है राइट टू प्रोपोगेट। आप अपना धर्म की प्रचार भी कर सकते हैं। 1979 में एक मामला के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तय कर दिया था कि प्रचार करने वक्त आप झूठ नहीं बोल सकते, आप किसी को फुसला नहीं सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपका जो फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम है, इसको उल्लंघन माना जाएगा। आप अगर आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का सिर्फ यहाँ तक पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि धर्म के आधार पर जीने का आपका पूरा हक है। हालांकि आपका हक है, लेकिन फिर भी आर्टिकल 25 और 26 के अंदर 6 रेस्ट्रिक्शन की भी बात की गई है। ये भी आपको समझने की जरूरत है। जो भी 6 रेस्ट्रिक्शन की बात की गई है वो एक है पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी, वायोलेशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स, रिफॉर्मेशन एंड सोशल वेलफेयर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है सेकुलर एस्पेक्ट एसोसिएटेड विद रिलीजियस एक्टिविटी। तो आइए दोस्तों, ये 6 जो रेस्ट्रिक्शन है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं पब्लिक ऑर्डर को। उदाहरण की तौर पे बोला जाए तो मान लीजिए आप एक पूजा के अरेंज कर रहे हैं। पूजा का जो मैटर है वो तो आपका धर्म का मैटर हो गया, लेकिन उसके अंदर कितना लोग शामिल हो सकता है ये धर्म का मामला नहीं है, ये स्टेट का मामला है। अगर स्टेट को लगे कि ज्यादा लोग एक साथ होने से कुछ गड़बड़ हो सकता है, स्टेट उसमें रेस्ट्रिक्शन लगा सकते। ये हो गया आपका पब्लिक ऑर्डर। सेकेंड आता है हेल्थ की मामला। जैसे आपने कोरोना के टाइम पे देखा है, पूजा करना आपका हक है, लेकिन फिर भी जब स्वास्थ्य की मामला है तब स्टेट ने रेस्ट्रिक्शन कर दिया था कि एक साथ मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजा में 50 लोगों के ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, 5 एंड 6 ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। सबसे पहले आते हैं वायोलेशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स। जब आप धर्म की परंपरा को मानने जा रहे हैं, आप मान रहे हैं, लेकिन अदर्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं, तब सरकार इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अगले हैं रिफॉर्मेशन एंड सोशल वेलफेयर। ये क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। अगर किसी ने कोई धर्म का सुधार करना चाहे या कोई समाज कल्याण करने जा रहे हैं, लेकिन धर्म की परंपरा की वजह से वो हो नहीं पा रहे, उसी वक्त सरकार ने धर्म के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सेकुलर एस्पेक्ट एसोसिएटेड विथ रिलीजियस एक्टिविटी। इसको समझना बहुत जरूरी था। आप पूजा कर रहे हैं, पूजा में कौन सा पूजा में क्या मंत्र बोला जाएगा ये धर्म का मामला है।
आप कितनी बार नमाज पढ़ेंगे, अजान कौन सा दिन देंगे, ये धर्म का मामला है। लेकिन पूजा करने की टाइम, अजान देने की टाइम जो माइक यूज होता है, ये धर्म का मामला नहीं है। ये धर्म से जुड़ा हुआ सेकुलर एस्पेक्ट है। मोटे मोटे तौर पे आप ये भी कह सकते हैं कि डिवोर्स के बाद जो कॉम्पेंसेशन की बात होता है, ये धर्म का मामला नहीं है, ये धर्म से जुड़ा हुआ सेकुलर एस्पेक्ट है। आपका 2 बेटे हैं, उसको आपका जमीन जायदाद कैसे डिवाइड करेंगे, ये धर्म का मामला नहीं हो सकता। ये धर्म से जुड़ा हुआ सेकुलर एस्पेक्ट है। दोस्तों, ये 6 रेस्ट्रिक्शन सुनने के बाद भी अगर आपने सिर्फ आर्टिकल 25 और 26 ही पढ़ लेते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि डिफिकल्ट तो है धर्म को सुधारना। लेकिन आर्टिकल 25 और 26 ये अल्टीमेट नहीं है। पूरा समझने के लिए आपको आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 21 भी समझना पड़ेगा। दोस्तों, आर्टिकल 14 ये कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड आर्टिकल 15, इसमें टोटल 4 सेक्शन है। आर्टिकल 15(1) में कहता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। इसको 4 सेक्शन को हम नहीं समझेंगे, हम इसको 1 और 3 को समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 15(3) में कहा गया है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आर्टिकल 14 का कहना ही है कि सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। समाज की जो वंचित वर्ग जो है उसको विशेष सुविधा भी दे सकता है उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। और आर्टिकल 15 में टोटल 4 सेक्शन है, हम सिर्फ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 को देखेंगे इसमें क्या है। आर्टिकल 15(1) के जो कहना है सेक्स, रिलीजियन, कास्ट, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। और इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका घर में 2 बच्चा है, एक बेटा एक बेटी, आप सिर्फ बेटा और बेटी, इसका इस दोनों में फर्क क्या है? इस दोनों में फर्क यही है कि सेक्स का, एक मेल एक फीमेल। इसके हिसाब से आप जब उसको डिवाइड करेंगे आप उसके में भेदभाव नहीं कर सकते। और 15(3) में यह कहा गया है कि सरकार जरूरत पड़ने पर महिलाएं और बच्चे के लिए स्पेशल प्रोविजन भी ला सकते हैं और कोई भी आर्टिकल इसका रुकावट नहीं बनेगा। आप बढ़िए आर्टिकल 21 को समझना। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब है जीने का अधिकार। जीने का अधिकार मतलब ये नहीं सिर्फ जिंदा रहने का। जीने का अधिकार मतलब गरिमापूर्ण जीवन बिताने की अधिकार है आपका। इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर किसी भी महिला का अगर रेप हो गया तो महिला का फोटो या पर्सनल डिटेल्स आप पब्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो पर्सनल लिबर्टी है उसका जो सोशल एस्टेब्लिशमेंट है वो खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 21 के तहत ये बिल्कुल नहीं की जा सकती। अब आते हैं असली मुद्दे पे, वो है आर्टिकल 44। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब यही है कि सरकार अगर चाहे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 44। दोस्तों, वीडियो यहाँ तक देखने के बाद अभी आपका दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा देश में पॉलिटिकल पार्टी भी है और पॉलिटिकल दुकान भी है। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो मुद्दे को लेकर बात करते हैं, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को लेकर बात करते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल दुकान है वो मुद्दा बना लेते। क्यों बना लेते? या तो उसको सत्ता में आना है या तो उसको सत्ता में रहना है, इसीलिए वो प्रॉब्लम को मुद्दा बना के अपना एजेंडा बेचने के लिए रेडी हो जाते। लेकिन ये फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हैं। जरूर हमारा कमेंट्स में लिख के बताइए। अगर आप ये चाहते हैं कि ये वीडियो आपका दोस्त या आपका चाहने वाले को मिलना चाहिए तो शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद।